हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा पोस्ट कोड 839 और 887 के लिए जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसके लिए ऑनलाइन फ्री क्लासेस आ चुकी है और क्लर्क एग्जाम ये होने वाला है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम रहने वाला है और यहाँ पर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग सेक्शन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन कुछ रहने वाले हैं और यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे हम इस बात की श्योरिटी जरूर देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हम नहीं कहते, बट इस टाइप के जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं रीजनिंग सेक्शन के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, कहीं भी बाहर का आपको नहीं बताएंगे। सो आपको जो है इस टाइप के हर एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने का जो है वो यहाँ पे प्रयास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, काफी ज्यादा मजा आपको भी यहाँ पर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट में 786 का अर्थ ब्रिंग एप्पल मी, ठीक है, 958 का अर्थ कट ग्रीन एप्पल तथा 645 का अर्थ ब्रिंग ग्रीन फ्रूट हो तो निम्न में से मी के लिए क्या प्रयुक्त किया गया है। सबसे पहले रीजनिंग का एक रूल है, आप जानते हैं कि आपको जो है वो क्वेश्चन समझना पड़ेगा। जब तक आप प्रश्न को नहीं समझोगे तब तक आप रीजनिंग को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्रश्न में पूछा क्या गया, सबसे पहले तो वो जरूरी है। यहाँ पे आपको बताना है कि मी के लिए जो है वो क्या प्रयुक्त किया गया है, यानी कि कौन सा यहाँ पे अंक जो है वो मी के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब आपको यहाँ पर किस तरह से ये सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि मी जो है आपको किस जो है लाइन में मिलेगा। तो फर्स्ट लाइन जो है ब्रिंग एप्पल मी, इसमें आपको जो है मी मिलेगा। इसके अलावा आपको कट ग्रीन एप्पल या ब्रिंग ग्रीन फ्रूट में कहीं भी मी नहीं मिलेगा, यानी कि जो भी इसका आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 786, यानी कि 786 में से ही इसका कोई आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि कॉमन चीज देखनी है, ठीक है। 786 और 958 में हम कॉमन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में हमने जब कॉमन देखा तो आपको कॉमन क्या मिला, 8, ठीक है। 786 और 958 में आपको कॉमन क्या मिला, 8। तो आपको 8 देख लेना और 8 के लिए यहाँ पे क्या प्रयुक्त हुआ है, 786 में भी एप्पल जो है वो प्रयुक्त हुआ है और 958 में भी आपके पास जो है वो एप्पल ही प्रयुक्त हुआ है, यानी कि 8 के लिए जो है एप्पल के लिए जो है वो 8 है। अब यहाँ पे बात आ जाती है फर्स्ट और थर्ड की, क्योंकि कंपैरिजन तो हमें जो है वो फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट थर्ड का ही करना पड़ेगा। और फर्स्ट और थर्ड की अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको कॉमन क्या दिखेगा, 6, ठीक है। 786 और 645 में आपको कॉमन क्या दिखेगा, 6। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट में कंफ्यूजन है कि 7 और 6 में से कौन सा जो यहाँ पे मी के लिए प्रयुक्त किया गया होगा। तो यहीं से आपकी जो है वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब आप 645 में देखोगे तो यहाँ पे 6 के लिए क्या प्रयुक्त किया गया है, ब्रिंग, यानी कि 6 के लिए जो है ब्रिंग यहाँ पे भी यूज किया गया है और आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 7। यही तो रीजनिंग है, यही तो आपको समझना है, क्योंकि रीजनिंग इतनी इजी भी नहीं होती जितना हम जो है उसके बारे में सोचते हैं। सो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, 7। उम्मीद है आपको जो है समझ आ रहा होगा, धीरे धीरे आपको समझ आएगा और हम जो है वो रैंडम क्वेश्चन पिक करके भी आपको जो अच्छे से समझाएंगे। और अगला प्रश्न है, यदि चमक को काला कहा जाए, काले को पीला और पीले को लाल, लाल को जामुनी, जामुनी को आकाश, आकाशी नीला कहा जाता है, तो बताइए कि पके हुए केले का रंग क्या होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम आप लोगों के लिए लेकर आए, क्योंकि एचपीएसएससी में यही जो है फॉर्मेट रहता है क्वेश्चंस जो है पूछने का। सो आपको जो है सिंपली बताना है कि पके हुए केले का रंग क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि पके हुए केले का रंग जो है वो येलो होता है, ठीक है, यानी कि पीला होता है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा वो आपको समझना है। देखिए रीजनिंग में काफी ज्यादा उलझाने वाला काम आपको किया जाता है। आपको स्टार्टिंग से ही समझना है कि कहा जाता है कि यदि चमक को काला कहा जाए, काले को पीला और पीले को लाल, बस यहीं पे जो है कहानी खत्म हो जाती है, पीला को लाल। बाकी आपको लाल को जामुनी कहा जाए या लाल को नीला कहा जाए वो आपको मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि पीले को क्या कहा गया है, पीले को यहाँ पे लाल कहा गया है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। सिंपल से क्वेश्चन भी है और टफ भी यहाँ पे आएंगे, हर एक लेवल के आपको मिलेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफी ज्यादा मजेदार ये प्रश्न है, आप नोटबुक लीजिए और आप भी करने की कोशिश कीजिए, काफी ज्यादा मजा आपको आएगा। प्रश्न दिया गया है कि संख्या श्रेणी में से ऐसे कितने अंक हैं जिनके पहले एक विषम संख्या आती है, यानी कि ऑड नंबर आता है किंतु बाद में सम संख्या नहीं आती है, यानी इवन नंबर नहीं आता है। तो दोनों मीडियम में दिया है, आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग चुनिए। प्रश्न को समझिए कि इस संख्या श्रेणी में कैसे इतने अंक हैं जिनके पहले तो एक विषम संख्या है,
ठीक है, एक विषम संख्या है किंतु बाद में कोई सम संख्या नहीं आती है। ठीक है, ये समझना है आपको। चलिए 5 से शुरू करते हैं। 5 से पहले देखते हैं, तो 5 से पहले तो कोई संख्या नहीं, तो हम डायरेक्ट 3 पे जाते हैं। 3 से पहले देखते हैं, 3 से पहले एक विषम संख्या है बट बाद में भी 4 जो है एक सम संख्या आती है, तो यहाँ पे जो है हम इसको भी पिक नहीं करेंगे। बात करते हैं 4 की बात कर लेते हैं। उससे पहले एक विषम संख्या है 3, बाद में एक सम संख्या है 8, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। 8 पे चलते हैं। 8 से पहले एक सम संख्या है, बाद में विषम संख्या है, इसको तो हम ऑलरेडी जो है वो पिक करेंगे ही नहीं। 9 पे आ जाते हैं। 9 से पहले एक सम संख्या और बाद में एक विषम संख्या है। अब 7 की बात करते हैं। 7 की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए इससे पहले भी एक विषम संख्या है 9 और बाद में भी एक जो है वो विषम संख्या है, तो हमें यही तो देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जिनके पहले एक विषम संख्या आती है कितनों बाद में सम संख्या नहीं आती है, तो 7 से पहले जो है वो कोई 7 से बाद जो है वो कोई सम संख्या नहीं आती है, तो यानी कि 7 जो है वो पहला अंक है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब 1 की बात कर लेते हैं। तो 1 से पहले अगर देखेंगे आप, विषम संख्या तो है 7 बट बाद में 6 एक सम संख्या आ जाती है, तो यहां से आगे चलते हैं। 6 से पहले हम देखते हैं 1 है और बाद में 5 है, तो यानी कि 6 को भी हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों आगे और पीछे जो है वो विषम संख्या दी है। अब 3 पे चलते हैं। तो 3 से पहले एक विषम संख्या है बट बाद में 2 एक सम संख्या है। 9 पे चलते हैं। पहले एक सम संख्या दी गई है, तो इसकी तो हम बात नहीं करेंगे। 8 पे चलते हैं। तो 8 की बात करें तो पहले 9 जो है एक विषम संख्या है बट बाद में 4 जो एक सम संख्या है। ठीक है, इसके अलावा हम चल पड़ते हैं अब यहाँ पे आपके पास 4 पे। तो 4 से पहले भी आपके पास जो है 8 एक क्या दिया गया है, सम संख्या, और बाद में 3 एक विषम संख्या, तो ये भी हम चूज नहीं करेंगे। और 3 की बात कर लेते हैं। तो 3 भी एक जो है, 3 से पहले 4 एक जो है यहाँ पे आपके पास सम संख्या है और 5 जो है एक विषम संख्या है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 4 6। ठीक है, और इसके अलावा एक आपके पास कोई और संख्या रहती है तो वो आप जो है ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, टोटल आपके पास जो है वो 2 संख्याएं आ चुकी हैं। सो 2 संख्याएं आपके पास 7 और 6 ऐसी हैं जिनके पहले और बाद में दोनों विषम संख्या है, और एक आपके पास और एक संख्या है ऐसी 2। यहाँ पे आप जो है ध्यान से देख सकते हो, 2 भी एक ऐसी संख्या है जिससे पहले 3 जो है एक विषम संख्या और बाद में 9 जो है एक विषम संख्या है। हम ये थोड़ा छोड़ गए थे, तो यहाँ पे 2 भी आपको जो है यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो कुल मिलाकर कितनी संख्याएं, 1 2 3। सो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनके पहले तो एक विषम संख्या है किंतु बाद में कोई सम संख्या नहीं है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे जो करना है, तो 3 जो है वो राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, कहता है कि यदि 1 से लेकर 21 तक सभी संख्याओं को जो 2 से विभाज्य हैं को बढ़ते मान के क्रम में लिखा जाए तो दाहिनी तरफ से 6वें क्रम में आने वाली संख्या क्या होगी, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। ठीक है, और वह संख्याएं लिखनी है जो 2 से विभाज्य हैं 1 से लेकर 21 तक। तो कौन कौन सी हैं, चलिए वो लिख लेते हैं। 2 4, ठीक है, 6 8, इसके अलावा 10 है, 12 है, जो भी और नंबर्स है 14 16, ठीक है, 18 और 20। 1 से 21 तक यही संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य है। अब आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ये ऑलरेडी दिए गए हैं, बढ़ते हुए क्रम में है। अब दाहिनी तरफ से 6वें क्रम में आने वाली संख्या क्या होगी, दाहिनी तरफ से, यानी कि यहां से आपको देखना है। तो 1 2 3 4 5 6। सो 6वें स्थान पर कौन सी संख्या है, 10। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। 10 आपका जो है वो सही आंसर रहेगा। इस तरह से आपको जो है सॉल्व करना है। बाकी आपको पता होना चाहिए डिविजिबल कौन कौन सी यहाँ पे रहेगी, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, अंकों का ज्ञान थोड़ा होना चाहिए, बाकी आप इजिली जो है इन क्वेश्चंस को जो है वो कर पाओगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न काफी ज्यादा मजेदार है। लड़कियों की एक कतार में शुभा बाएं से 10वें स्थान पर तथा जया दाएं से 11वें स्थान पर है। वे दोनों अपनी परस्पर अपनी स्थिति अदल बदल करते हैं। जया दाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है, शुभा की स्थिति बाएं से क्या होगी। काफी ज्यादा मजेदार, और ये काफी ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कुल कितनी पोजीशंस यहाँ पे दी गई, यानी कि कुल कितने स्थान दिए गए हैं। तो ऑप्शन की बात करें, सबसे बड़ा स्थान 17वां है, तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले 1 2, ठीक है, 3 4 5 17 तक आपको जो है वो गिनती लिख लेनी है। 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, हाँ ये 15, ठीक है, 16 और 17। इस तरह से आपको करना है क्योंकि 17वां अंक आपको सबसे ज्यादा दिया है। अब पूछता क्या, आप क्वेश्चन पे आ जाइए, प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न क्या पूछता है कि लड़कियों की एक कतार में शुभा बाएं से 10वें स्थान पर है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए बाएं से, यानी कि 1 से शुरू करते हैं, 10वें स्थान पर है। यहां पर आपके पास क्या आ गई, शुभा आ गई, यानी कि एस, इसके लिए हम यहाँ पे डेजिग्नेट कर देते हैं। तथा जया जो है वो दाएं से 11वें स्थान पर है। जया जो है वो दाएं से 11वें स्थान पर है। यहां से आपको 11वां स्थान देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10, ठीक है। यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11वें स्थान पर है। यानी कि वो कहां पर है आपके पास, 7वें नंबर पे। तो यहां पे आपको क्या लिख देना है, जया। जया के लिए हम जे जो है वो डेजिग्नेशन यहां पे रख देते हैं। अब आपको क्या बोला गया है कि वो दोनों अपनी परस्पर अपनी स्थिति बदल बदल करते हैं। जया दाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। दाएं से 15वां स्थान कौन सा रहेगा, ये तो जया का जो है वो कौन सा रहेगा, 11वां स्थान रहेगा। 15वां स्थान कौन सा रहेगा, ये 12वां, 13वां, 14वां और ये 15वां। तीन जो है, तीन ऐसा एक ऐसा स्थान है जो यहाँ पर आपके पास जो है वो 15वां स्थान क्या आ गया, जया का, जब उन्होंने स्थिति को बदला। अब पूछता है शुभा की स्थिति बाएं से क्या होगी। देखिए ये कितने स्थान पे लुढ़के, आपको ये देखना है इसे, कितने स्थान पे लुढ़क गए, 1 2 3। जया जो है वो 3 स्थान का जंप मारकर सीधे जो है वो 3 पे आ गई, यानी कि 15वें स्थान पर आ गई जब हम दाएं से गिनते हैं। अब बाएं से अगर हम जो आपके पास शुभा की स्थिति को देखेंगे तो शुभा भी कितने अंकों की यहाँ पे उछाल मारेगी, 1 2 3 और डायरेक्ट यहाँ पे आ गई 14, यानी कि 14वें जो है स्थान पर यहाँ पे स्थिति जो है वो शुभा की रहेगी। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। आप जो है वो करके देख सकते हैं, आपका राइट आंसर रहेगा। ये काफी ज्यादा जो है उलझे हुए प्रश्न रहते हैं, बट मजा भी इसमें काफी ज्यादा आता है रीजनिंग में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। अगला प्रश्न है, 5 लड़कों में बसंत मनोहर से ऊंचा है परंतु उतना नहीं जितना राजू है। जयंत दत्ता से अधिक ऊंचा है परंतु मनोहर से नाटा है। कौन सबसे ऊंचा है, अब आपको देखना है कि कौन सबसे ऊंचा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऐसे किरदार दिए गए, कौन कौन से, बसंत, मनोहर, राजू, जयंत और दत्ता। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पहला प्रश्न देखना है कि 5 लड़कों में से बसंत मनोहर से ऊंचा है परंतु उतना नहीं जितना राजू है। ठीक है, यानी कि राजू जो है वो इन सभी से बड़ा है। पहली लाइन के अकॉर्डिंग राजू जो है वो बसंत मनोहर से बड़ा है, तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना, ये मान लीजिए बसंत है और बसंत क्या है, मनोहर से ऊंचा है, तो ये मनोहर है आपके पास यहाँ पर। और कहता है परंतु उतना नहीं जितना राजू है, यानी कि राजू जो है वो बसंत मनोहर से भी ऊंचा है, तो यहाँ पे ये रख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये राजू आपके पास आ गया, राजू, ठीक है, आर, बसंत बी, और मनोहर के लिए आप जो है वो एम रख लीजिए। चलिए अब अगली लाइन की तरफ चलते हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। जयंत दत्ता से अधिक ऊंचा है। अब जयंत जो है वो दत्ता से अधिक ऊंचा है परंतु मनोहर से नाटा है, यानी कि एम से भी वो नाटा है। तो जो आपके पास जयंत है वो यहां पे रख लीजिए। ठीक है, ये आपके पास जे आ गया, जयंत वो दत्ता से अधिक ऊंचा है, दत्ता यानी कि इससे भी छोटा है। ठीक है, ये आ गया आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पूछा गया है ना। ठीक है, कि 5 लड़कों में बसंत जो है वो मनोहर से जो है वो ऊंचा है परंतु उतना नहीं जितना राजू, यानी राजू इन दोनों से ऊंचा है। ठीक है, जयंत दत्ता से अधिक ऊंचा है, जयंत जो है वो दत्ता से अधिक ऊंचा है परंतु मनोहर से नाटा है, यानी कि इससे नाटा है। तो सबसे ऊंचा कौन हुआ, यहाँ पे सबसे ऊंचा कौन हुआ, आर, यानी कि राजू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो कि काफी ज्यादा मजेदार आपको लगेंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, शाहनाज को मार्केट जाना है और उसके निवास स्थान से उत्तर दिशा में है। वो क्रॉसिंग तक आती है, उसके बाएं तरफ की सड़क पार्क के लिए जाती है और एकदम सीधे ऑफिस से। तो किस दिशा में मार्केट है। देखिए ये जो है यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए उत्तर, पूर्व, दक्षिण, डाटा पर्याप्त। अब यहाँ पे आपको जो है बना लेना है सबसे पहले तो। ठीक है, ये उत्तर दिशा आपकी आ गई, दक्षिण आपका आ गया और पूर्व आपका आ गया, यहाँ पे आपको देखना है, और ये आपका क्या आ गया, पश्चिम आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलता है कि शाहनाज को मार्केट जाना जो उसके निवास स्थान से उत्तर दिशा में है। चलिए मान लिया यहाँ पे जो है वो दया की स्थिति है, यहाँ पे दया का घर है, उसके निवास स्थान से उत्तर की तरफ है, वह क्रॉसिंग तक आती है। अब हमें ये दिया ही नहीं गया है कि क्रॉसिंग किस ओर है। ठीक है, मान लीजिए क्रॉसिंग उत्तर की तरफ है, पूर्व की तरफ है, ठीक है, पश्चिम की तरफ है, दक्षिण की तरफ है,
किस तरफ है क्रॉसिंग, हमें यही नहीं दिया गया है, तो यानी कि डाटा जो है वो अपर्याप्त है, आपको स्टार्टिंग में ही देख लेना है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्रॉसिंग ही नहीं दिया। अगर आपको दिया होगा कि वो उत्तर दिशा की और कुछ दूरी पर चलकर क्रॉसिंग से जो है वो बाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है, तब जाकर आपको जो है ये क्वेश्चन पूरा होना था, बट यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन नहीं, तो डाटा अपर्याप्त जो है यहाँ पर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, DKY, FJW, HIU या JHS। अब देखिए यहाँ पे क्या है, DKY, FJW, HIU, JHS में आपको सबसे पहले क्या करना है, पेयर बना लेने हैं, DKY, ठीक है, FJW, HIU, JHS, ठीक है, ये कुछ तरह से पेयर है। अब यहां पे आपको देखिएगा, यहां से जब हम देखते हैं तो एरो इस तरफ हमें लगाएंगे और +1 यहां पे कर देंगे, क्योंकि ABCDEF, ठीक है, D के बाद E, तो यानी कि +1 का उछाल मारकर F पे आ गया। यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये डायरेक्ट है JK, ठीक है, और यहां पे भी देखेंगे तो WY, ठीक है, ये भी इस ओर जो है एरो कर रहा है, यानी कि 2 एरो इस ओर है और 1 एरो इस ओर है। अब चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में जो है हम आगे, तो यहां पर भी कुछ इस तरह से आएगा, ABCDEFG, यानी कि G से जो है ये उछाल मार रहा है, और जब यहाँ पे हम बात करते हैं IJ, तो एरो डायरेक्ट आएगा, यहाँ पे +1 का उछाल हम लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा, कोई यहाँ पे हम +1 -1 नहीं लेगा। जब बात करते हैं, ठीक है, UW, ये भी डायरेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हम बात करते हैं तो इसी तरह से कुछ एरो रहेंगे, +1, ठीक है, ये डायरेक्ट एरो रहेंगे और ये भी डायरेक्ट एरो रहेंगे, तो यहाँ पे भी आपका जो है वो जो आएगा वो +1 आएगा। I, सो यहां पर रखिएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, JKL, ठीक है, L यहां पर आ जाएगा और बाकी एरो इस ओर रहेंगे और सेम ही प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, GH, ठीक है, और यहां पे क्या रहेगा आपके पास, और लास्ट में आपके पास जो है वो आ जाएगा Q, ठीक है, हाँ जी, लास्ट में आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा Q, क्योंकि यहाँ पे जो है वो -1 का एरो यहाँ पे लगाना है, आपको -1 लेना है, ठीक है, ये इस तरह से कुछ चीजें, तो LGQ जो है आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी सर्टेन कोड में जो है वो किसी निश्चित कोड में फ्लावर्स को जो है लिखा जाता है कुछ इस तरह से, तो कहता है कि सुप्रीम को किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ पे जो है हम ज्यादा नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अगर हम देखेंगे एफ की बात अगर करें हम, तो एरो क्या जाएगा, EF, ठीक है, यहां से देख लीजिए आप। चलिए थोड़ा आपको इस तरह से समझाते हैं, ये काफी ज्यादा सिंपल से हैं, आप सभी को आते ही हैं, बट फिर भी समझना जरूरी है। ये आपका फ्लावर्स आ गया, ठीक है, और आपके पास EK NVDQR, ठीक है, तो यहाँ पे E आ गया। तो सिंपल सी बात है, देखिए EF, ठीक है, KL NO, ठीक है, VW, ठीक है, DE QR और RS, यानी कि एरो जो है वो पीछे जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात, सुप्रीम में भी आपको क्या करना है, सुप्रीम में भी जो पिछले वर्ड है वही लेने हैं। तो सुप्रीम से पीछे कौन से रहेंगे, वो आपके रहेंगे RTOQDLD, RTOQDLD, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बहुत सारे यहाँ पे ट्रिक्स हैं, इस तरह से आपको जो फॉलो करना है जल्दी जल्दी। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हुए रीजनिंग के, आई होप कि आपको जो है वो समझ आए होंगे और आपको जो है पता चल गया होगा कि किस तरह का पैटर्न जो है यहाँ पे फॉलो किया जाएगा क्लर्क एग्जाम में।
हमारी ओर से हमने ये कोशिश की कि आपको अच्छे से समझाया जाए। बाकी लास्ट ये क्वेश्चन है, ये आपको समझना है। इस तरह का क्वेश्चन जो आपको 100% आएगा क्लर्क एग्जाम में, ये आप लिख के ले लीजिए कि इस तरह का ये दिशा निर्धारण से संबंधित प्रश्न आपको जो है वो आएगा ही आएगा। आप एग्जाम के बाद जो है इसी वीडियो में अगर क्वेश्चन नहीं आया तो इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख कर मुझे बताना इस टाइप का। मैं ये नहीं कहता कि यही आएगा, बट इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है वो एग्जाम में आएगा ही आएगा 100% पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रश्न है, एक पुरुष पश्चिम की तरफ मुखातिब है, वह 45 डिग्री, ये डिग्री है, दक्षिणावृत्त घूमता है तथा फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है और फिर 270 डिग्री वामावृत्त दिशा में घूमता है। अब वो किस दिशा की तरफ मुखातिब है? दिशाएं आपको दी गई है, आपको सिंपल सा क्या है, यहाँ पे दिशा का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ये आप देख सकते हो। इस तरह से आपको क्या करना है कि ग्राफ पे जो है प्लॉट करना है तो बना लीजिए। यहाँ पे आपकी कौन सी दिशा आ जाएगी? उत्तर दिशा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी आ जाएगी पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। बाकी जो आपकी संबंधित दिशाएं हैं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, बाकी ठीक है, इस तरह की जो आपकी दिशाएं हैं वो आपको जो है उत्तर पश्चिम आ गई आपके पास, तो वो आपको जो है अगर आएगा तो इस तरह से रखनी है। अब बोलता है कि एक पुरुष पश्चिम की तरफ मुखातिब है, यानी कि वो पश्चिम की तरफ जो है वो देख रहा है, सिर्फ फेस कर रहा है पश्चिम की तरफ। अब क्या करता है कि वो 45 डिग्री, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे इंग्लिश में भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, 45 डिग्री जो है वो घूम जाता है, ठीक है, 45 डिग्री घूमता है। तो यानी कि ये आपके पास टोटल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो वो क्या करता है कि क्लॉकवाइज घूमता है, तो क्लॉकवाइज जो है वो 45 डिग्री जो है घूम जाता है, यानी कि यहां से यहां तक वो घूम गया। अब यहां तक वो घूमा है, उसके बाद वो क्या करता है 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है। 180 डिग्री घूम गया तो 180 कौन आ गया, 45 डिग्री जो बाकी बचा है, और 45 डिग्री यहाँ पे आपके पास जो है 90 डिग्री ये, और 45 डिग्री यहां तक आ गया आपके पास। देखिए 45 डिग्री ये बचा है आपके पास, 45 डिग्री आप ये लेंगे, ये टोटल बन गया 90, और 90 यहाँ पे तो 180, तो यानी कि टोटल जो है वो यहां तक घूम के आ गया। अब बोलता है और फिर वह 270 डिग्री वामावृत्त दिशा में घूमता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां से वो क्या करता है कि वो 270 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि उल्टा घूम जाता है। तो अब वो किस दिशा की तरफ जो है वो मुखातिब है? तो देखिए यहां से यहां तक अगर हम बात करें, ठीक है, ये आपके पास कितना बन गया, यहां से यहां तक ये बन गया आपके पास टोटल 180, ठीक है, 180। बाकी ये आपके पास क्या बच गया, ये आपके पास बच गया 45, और बच गया यहाँ पे 90 ये, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, जब यहाँ पे आप आएंगे 180, यहां तक का जब आप आएंगे 180 और 90 कितना आपके पास हो गया 270, यानी कि 270 जो है वो घूम गए। 180 और 90 आपके पास 270 हो गए। तो अब जो आप उसकी डायरेक्शन बनेगी वो कुछ इस दिशा में बनेगी, ये आप ध्यान रखिए। तो अब वो किस दिशा की तरफ मुखातिब है, वो जो है आपके पास किस दिशा की तरफ है, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझाते हैं, ठीक है। अब इस तरह से डायरेक्ट समझाते हैं। देखिए वो कहने का मतलब क्या था कि वो 45 डिग्री जो है क्या, ये आपके पास उत्तर है, एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है, पूरब है, पश्चिम है और दक्षिण है। अच्छे से आपको समझा देते हैं। कहता है कि वो 45 डिग्री दक्षिण की ओर घूमता है, ठीक है, दक्षिणातर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता है। आपको ये थोड़ा इंग्लिश पे भी जो है फोकस करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में दिया गया होता है, हिंदी में समझ नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि 45 डिग्री जो है क्लॉकवाइज घूम जाता है। क्लॉकवाइज घूमता है तो कैसे घूमता है, वो यहां से घूम रहा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री घूम गया, ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है। अब 180 आपका कैसे बनेगा, 90 आपका ये आ गया, ठीक है, 45 आपका ये आ गया, और 45 आपको यहां पर लेना है, ठीक है। तो 45 ये बना, 45 ये बना, ये आ गया 90, और 90 ये 180, यानी कि 180 वो घूम गया। अब फिर बोलता है कि 270 डिग्री वो क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूमता है, यानी कि, ठीक है। तो यहां से आपको क्या देखना है, टोटल कितना रहेगा, यहां से यहां तक पहले आकलन कर लीजिए। ये 180 है और ये 45 है, तो 270 करने के लिए आपको 45 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 45 और ऐड कर लिया, ठीक है। 180 प्लस 90 कितना हो गया आपके पास 270,
और जो आपके पास उसकी डायरेक्शन रहेगी यानी मुखातिब रहेगा वो रहेगा दक्षिण पश्चिम। ये आप देख सकते हो, ये दक्षिण आ गया, ये पश्चिम आ गया और ये उसकी जो है वो फेस रहेगा। तो दक्षिण पश्चिम जो है राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफी ज्यादा मजा आपको आया होगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लासेस भी हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसी लाते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश जीके भी हम जो है कवर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जीके क्वेश्चन भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये फिलहाल के लिए जो है रीजनिंग सेक्शन थी, उम्मीद करता हूँ रीजनिंग सेक्शन भी आपको जो है वो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। बाकी जो भी आपके सवाल हैं कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए, जिस तरह से आप जो है वो जो भी जिस लेवल के क्वेश्चन आप चाहते हो वो भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए ये कुछ था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियोस के हमारे चैनल के साथ बनिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमारी क्लास के साथ अवश्य जोड़े। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी एनर्जी के साथ। धन्यवाद।